Good morning, students. Today we are going to discuss about the resolution of vector. Resolution of vector is the reverse process of vector addition. Let us see what happens in vector resolution. Vector resolution is a process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of their given vector or parent vector or that single vector. अगर एक वेक्टर को मैं एक से ज्यादा वेक्टर्स में इस तरह से ब्रेक कर लूं कि इन सभी ब्रोकन वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस पेरेंट वेक्टर या सिंगल वेक्टर के इक्विवेलेंट हो, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेक्टर रिजोल्यूशन. वेक्टर रिजोल्यूशन is the reverse process of vector addition. I have told you earlier. The vectors in which the given vector is splitted are called components of that vector. Resolution of a vector in two given direction. एक वेक्टर को दो given direction में कैसे स्प्लिट करेंगे, हम कैसे रिजोल्विंग करेंगे, let us see. Let us assume a vector R which is to be splitted into two directions of vector A and vector B. Here I have written. So we can split the vector in two ways. First is triangle method of resolution. In triangle method of resolution, this is the same method that we have done in vector addition. Here, what I do, I will draw the given vector. जिस वेक्टर को रिजोल्व करना, सबसे पहले मैंने उसको ड्रॉ कर लिया. This is vector R, which is to be drawn. Now, triangle law is the tip to tail method. So what shall we do? We shall start from the tail of vector R. Vector R की tail से मैं start करता हूं. It's my choice whether I will go in the direction of A first or in the direction of B first. I am going in the direction of A first. So what shall we do? From the tail of vector R, I will take a parallel line in the direction of A. वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक पैरेलल लाइन खींचता हूं. दिस लाइन आई हैव ड्रॉन. ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में, मुझे नहीं पता कितनी लंबी लाइन है, जस्ट आई हैव ड्रॉन. नाउ ट्राइंगल लॉ, टिप टू टेल. अब मैं इस वेक्टर की टिप पर जाता हूं एंड वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक लाइन फिर खींचता हूं, पैरेलल लाइन खींचता हूं वेक्टर बी के, कुछ इस तरह से कि ये पहली लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए. तो मैं इसकी टिप पर जाता हूं, वेक्टर बी की लाइन में की डायरेक्शन में एक लाइन खींचते चला जाता हूं. दोनों लाइन इस तरह से खींची जाएंगी कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करें. मैं चाहता तो इस लाइन को इधर खींच सकता था, उस लाइन को ऊपर खींच सकता था, लेकिन कहीं इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं था. अब यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, यहां तक, इस पॉइंट तक. ये एक इस वेक्टर का कंपोनेंट आया जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में, दैट आई कॉल लैम्डा वेक्टर ए. डायरेक्शन वेक्टर ए की और लैम्डा इसका मैग्नीट्यूड है, मुझे नहीं पता लंबाई कितनी है, तो ये जो लेंथ है दैट आई कॉल लैम्डा. तो लैम्डा इज मैग्नीट्यूड एंड ए इज डायरेक्शन. यहां से मैं इसको फिर ज्वाइन करता हूं, आरो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी ये लगा आरो, और यहां पर मैंने लिखा म्यू वेक्टर बी. तो इस तरह से व्हाट आई कैन से वेक्टर आर इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी. तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन फॉर्म ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो लैम्डा वेक्टर ए इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन डायरेक्शन ऑफ ए एंड म्यू वेक्टर बी इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. I can do it in the different way also. मैं इसको यहां से पहले वेक्टर बी की तरफ भी जा सकता था. अगर मैं इसको दूसरे तरह से करूं तो मैंने पहले एक लाइन खींची होती वेक्टर बी की डायरेक्शन में. ये मैंने वेक्टर बी की लाइन में, मैं दूसरी तरह से करके दिखा रहा हूं आपको कैसे हम इसको करेंगे. वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक लाइन खींची. अब मैं इसकी टिप पर जाऊंगा, ट्राइंगल मेथड में मैं इसकी टिप पर जाऊंगा और वेक्टर आर की टिप से मैं वेक्टर ए की लाइन में एक फिर लाइन खींचूंगा. लाइन को इस तरह से खींचना है कि ये पहले खींची हुई लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर जाए. इस बार मैंने पहले वेक्टर बी खींचा था और यहां पर वेक्टर ए खींचा. ये डायरेक्शन मेरे पास है. यहां से इसको यहां तक मैं अगर ज्वाइन कराऊं
तो दिस इज गोइंग टू बी द कंपोनेंट दैट आई एम कॉलिंग म्यू वेक्टर बी, और यहां से लेके यहां तक ये क्या आएगा, ये आएगा लैम्डा वेक्टर ए। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं लिखूंगा म्यू वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर बी प्लस लैम्डा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर। अगेन वही है, मैंने बताया था कि जो हमारा वेक्टर एडिशन है वो ऑलमोस्ट कम्यूटेटिव होता है, दैट्स व्हाई चाहे मैं म्यू वेक्टर बी पहले लिखूं या लैम्डा वेक्टर ए पहले लिखूं, बात बराबर आने वाली। तो दिस इज द मेथड ऑफ ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन। कैसे मैं इसको पैरेललोग्राम मेथड से करूंगा, एक बार फिर जो वेक्टर रिजोल्व कर रहे हैं उसको मैं खींचता हूं उसकी गिवन डायरेक्शन में। ये मैंने वेक्टर आर जिसको रिजोल्व करना है इसको खींच लिया। पैरेललोग्राम इज ए कॉमन टेल मेथड, यानी दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से खींचे जाएंगे, यानी टेल से खींचे जाएंगे। मैं पहले इस वेक्टर की टेल पर जाता हूं आर की, और चाहे ए चाहे बी, क्योंकि इस बार दोनों का फिगर कॉमन बनने वाला है। मैंने वेक्टर ए को खींच लिया इन इट्स डायरेक्शन, वेक्टर ए मैंने इसकी डायरेक्शन में खींचा, मुझे नहीं पता कहां बनेगा। फिर मैं क्या करता हूं, वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक लाइन खींच लेता हूं फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर की टेल से वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक लाइन खींच लिया। नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम। To complete the parallelogram, I will do what? I will go to the tip of vector R and draw a parallel line from tip of vector R such that it will intersect any one line. और इसको मैंने यहां पर इस तरह से वेक्टर बी के पैरेलल लाइन खींचा। जब मैं वेक्टर आर के टिप पर जाऊंगा वेक्टर ए के पैरेलल लाइन खींचूंगा, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है, वेक्टर बी की डायरेक्शन है। यहां से मैं इसको एक और पैरेलल लाइन खींचा कुछ इस तरह से कि यहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करे। ये मेरे पास इसका टेल पॉइंट था, यहां तक एक वेक्टर मुझे मिलता दैट आई कॉल लैम्डा वेक्टर ए। वेक्टर ए का कंपोनेंट लैम्डा, और यहां पर वेक्टर आर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बी की डायरेक्शन में वेक्टर आर का कंपोनेंट मिलता दैट आई एम कॉलिंग म्यू वेक्टर बी। तो लैम्डा एंड म्यू आर द कंपोनेंट magnitude of component of vector r in direction of a and b respectively. So here I can say vector r is equal to lambda vector a plus mu vector b. यही है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। आप चाहें तो इसको भी एक वेक्टर आर की वेक्टर ए के इक्विवेलेंट बना सकते हैं, इसको भी आप वेक्टर पैरेललोग्राम की हेल्प से म्यू वेक्टर बी लिख सकते हैं और इसको लैम्डा वेक्टर ए लिख सकते हो। दिस इज द मेथड ऑफ resolving a vector using parallelogram law. Important thing to note, vector resolution is a unique process. If I resolve a vector in two given directions, whatever be method, whatever be the technique, the component every time comes same. So a vector can be resolved, a vector can be resolved in two given direction in a unique manner, यानी सिर्फ एक ही तरह का मैनर होगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मेथड कोई भी हो, एक वेक्टर को दो गिवन डायरेक्शन में यूनिक मेथड से ही किया जाएगा, यानी हर बार उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट सेम आएगा, हर बार उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो दिस वे वी विल रिजोल्व द वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Splitting a vector in two or more mutually perpendicular directions such that the combined effect of these vectors is equal to the parent vector is called rectangular resolution of vector and the components of vector are called rectangular components. So we can say if a vector is splitted in two or more mutually perpendicular directions, then the component of vector are called its rectangular components. Let us assume any vector A which is to be resolved in x and y direction. Then what we need to do? First of all, we will draw a diagram. These are the x and y direction. Here I have drawn vector A. यहां पर मैंने वेक्टर A ड्रॉ कर लिया।
Suppose vector A makes an angle theta with direction x. So what I need to do? I will go to the tip of vector A and draw a parallel line to y such that it will intersect x-axis. From the tip of vector A, I again draw a line parallel to vector x, yeah, parallel to direction x, such that it intersect y-axis. So this way I have drawn, this is point A, this is point O, origin, this I am calling point A, this I am calling point B, and this is point C. Here, this OA is equivalent to component of vector A in x direction, that I am calling AX. Here, OB is equivalent to component of vector A in y direction, that I am calling AY. Here it is y direction, here it is x direction. So from figure, let us first show from figure. In figure I can say OA, vector OA equal to vector A. This implies that OA equal to, rather AX. This implies that OA equal to AX. Similarly, vector OB represents vector AY, or I can say magnitude of OB equal to AY. Similarly, vector OC represents vector A, and here I can say OC equal to A. So from figure, in triangle OAC, अगर मैं ट्राइंगल OAC की बात करूं तो यहां से मेरे पास क्या होगा, बेस cos of theta इज इक्वल टू OA अपॉन OC, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस इज व्हाट, AX, and hypotenuse is A. So from here I can say AX, horizontal component, is called A cos theta. So AX is called horizontal component or component in x direction, horizontal component, that is equal to A cos theta. Similarly, if I need to find vertical component, then in the same triangle I can have, in triangle, if this angle is theta, this angle can also be theta, और अगर ये एंगल थीटा है तो इन ट्राइंगल OBC, अगर ट्राइंगल OBC की बात करें तो ट्राइंगल OBC में हमें पता है साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू आएगा OB डिवाइडेड बाय OC, because OB is perpendicular, OC is hypotenuse, but I know OB is nothing but AY and this is A. So from here I can say AY equal to A sin theta. This is vertical component of vector A. So this way we can find out the two components. The component with which the angle is made is called cos component. The component with which no angle is made is called vertical component or sin component. तो जिस component के साथ वेक्टर एंगल बनाता है वो cos component होता है हमारा, और उसको हम horizontal component कहते हैं. साथ साथ जिसके साथ ये वेक्टर नहीं एंगल नहीं बनाता उस कंपोनेंट को मैं sin component या vertical component कहता हूं. अगर मैं इक्वेशन 1 और 2, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं और इसको इक्वेशन 2 कहूं तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर मैं इनको स्क्वायरिंग ऐड कर दूं तो क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि जब मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स 1. सो आई कैन से फ्रॉम हियर, यहां से मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. तो दिस वे आई कैन से इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट निकाला,
नाउ डायरेक्शन अगर मैं निकालूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दूं बाय इक्वेशन 1, देन व्हाट कम्स, आई कैन से ay डिवाइडेड बाय ax एंड दैट इज व्हाट a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा और आई कैन से tan थीटा कम्स इक्वल टू ay अपॉन ax। तो दिस इज द डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ए है और ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। tan थीटा मैं ऐसे निकालूंगा। तो दिस वे ax एंड ay आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। यूजिंग कंपोनेंट्स, अगर मुझे कंपोनेंट दिए हुए हैं तो मैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे दो कंपोनेंट दिए हुए तो मैं उस वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकता हूं विद एनी वन ऑफ दिस। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक किए जाते हैं वो वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रहना मस्ट है। अगर दोनों कंपोनेंट बीच से बाहर जा रहा है वेक्टर, इसका मतलब ये इसके राइट कंपोनेंट नहीं है। यानी कोई भी वेक्टर जिसके मैंने कंपोनेंट ब्रेक करने, दैट मस्ट बी विद इन द कंपोनेंट्स। उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो दोनों कंपोनेंट के बीच में है। साथ साथ जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना होता है वो कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है। जिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं बना वो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर रिजोल्यूशन। लेट अस सी few example numerical examples. Now let us try to solve few questions based on vectors, or rather vector resolution. First question says that an aeroplane takes off at an angle of 60 degree with horizontal direction. The muzzle velocity of the plane is 200 km per hour. Find the velocity of plane in horizontal and vertical direction. This is question 1. So first of all, how to solve this question? Let us see what is given. Question number 1, answer of 1 given is velocity v, that is what 200 kilometer per hour. This is vector v. Muzzle speed or muzzle velocity means the velocity with which the plane leaves the track. जब आप गन फायर करते हैं तो जिस स्पीड से बुलेट उस बैरल को छोड़ती है, दैट वी कॉल मजल स्पीड। जब कोई प्लेन रनवे पे दौड़ता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है और हर पॉइंट पर स्पीड बढ़ती जाती है। जिस पॉइंट पर वो धरती को छोड़ता है, टेक ऑफ करता है, दैट स्पीड इज कॉल्ड मजल स्पीड। तो मजल वेलोसिटी प्लेन की है 200 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल क्या है इसकी? डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री का दोनों के बीच में। तो हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां से मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है Vx इज होगा V cos 60 यानी V cos थीटा। हमें पता है V cos थीटा होता है और Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी 200 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू आप सबको पता है 1/2। So what is going to be the horizontal speed? That is 100 kilometer per hour. Now vertical component क्या होगा? vertical speed क्या होगी? vertical velocity क्या होगी? Vy हमें पता है होता है V sin थीटा और हमें पता है थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। तो Vy vertical velocity is what? V यानी 200 multiplied by sin 60 और sin 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, √3/2। तो यहां से Vy comes equal to 100 √3 और we better know √3 is 1.732. Velocity of plane in vertical direction is 173.2 kilometer per hour. You can leave the answer here also. तो ये आपके सामने दो तरह से मैंने सॉल्व किया। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो और सही आंसर ये है √3 को आप सॉल्व करें 1.732। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड हैज ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 10 √2 मीटर पर सेकंड। कोई स्पीड है, कोई वेलोसिटी है जिसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट 10 √2 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है एक बार फिर
हमें गिवन है वेक्टर v, यानी v इक्वल टू कितना है 20 मीटर पर सेकंड। इसने मुझे बताया वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज व्हाट 10√2 मीटर पर सेकंड। इसने मेरे से पूछा है कि वी एक्स क्या होगा, ये पता करना है। वी एक्स फाइंड करने के लिए हम सीधे सीधे इसके मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में जाते हैं। हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वी इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, इससे मुझे मिलता है। तो यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज अगर मैं यहां से लिखूं वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा वी स्क्वायर माइनस वी वाई का होल वी वाई स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर था 20 का स्क्वायर माइनस 10√2 का स्क्वायर, एंड आंसर कम्स वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 200, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2, यानी आंसर इज 200। और वी कैन से वी एक्स कैन बी रिटन एज 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसका 10√2 मीटर पर सेकेंड आया। नाउ द डायरेक्शन एंगल क्या होगा, हमें पता है एंगल क्या होता है tan थीटा। tan थीटा जिसके साथ एंगल निकालना होता है वो डायरेक्शन बेस में होती है, वो कंपोनेंट बेस में होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं निकालना होता वो न्यूमरेटर में चला है। तो आई विल राइट वी वाई अपॉन वी एक्स। अगर इसने यही एंगल वी वाई डायरेक्शन के साथ पूछा होता, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ पूछा होता, तो फिर मेरा जो फॉर्मूला होता tan थीटा इक्वल टू वी एक्स अपॉन वी आई होता। याद रखें एंगल निकालते समय जिस कंपोनेंट के साथ एंगल लिया जाता है वो कंपोनेंट डिनोमिनेशन में आता है, यानी बेस में आता है, और जिसके साथ एंगल नहीं लिया जाता वो कंपोनेंट अप साइड यानी न्यूमरेटर में आता है। तो 10√2 डिवाइडेड बाई 10√2, और 10√2 डिवाइड करेंगे, आंसर कम्स 1 इक्वल टू 1। और हमें पता है थीटा इक्वल्स टू 45, क्योंकि ये जो 1 होता है ये tan 45 की वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो थीटा इज 45, यानी वेलोसिटी जो है दोनों ही कंपोनेंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि बोथ द कंपोनेंट आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इन योर बुक। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें क्या करना है इसमें। ये कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 विद इनिशियल विद वेलोसिटी 10 j मीटर पर सेकेंड। यहां से ये इनिशियल डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान दें वेलोसिटी u जो है हमारे पास u, आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का u इक्वल टू इसने बताया 10.0 j कैप मीटर पर सेकेंड। इस बात का मतलब है कि ये वेलोसिटी जो है मेरी y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। नाउ इससे मैं दो चीज निकाल के करता हूं, मैं कहूंगा इसकी कंपोनेंट ux इक्वल टू 0, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कोई है नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है नहीं। साथ साथ uy इनिशियल वेलोसिटी 10.0, यहां से मैंने j कैप हटा दिया, इसको मैंने इसकी डायरेक्शन के साथ कन्वर्ट कर लिया। ये सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का। ux अभी ये कह रहा है मुझे इज मूविंग इन xy प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू, इसने एक्सेलरेशन a बताया 8.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको भी सिंप्लीफाई करता हूं। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट ax, यानी जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में वो आएगा a i के साथ, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास एक्सीलरेशन का, ये आएगा 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आई कैप जे कैप मैंने हटा लिए, इनको इसकी बेस डायरेक्शन के साथ मैंने इंक्लूड कर दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टाइम एक्स कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल विल बी 16 मीटर। क्वेश्चन ए में पूछ रहा है ये एस एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 16 मीटर, ये दिया है। यहां से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के मैं इसको बहुत सिंपल वे में सॉल्व करने वाला हूं। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन,
अगर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन लिखा है तो सेकंड इक्वेशन था x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम एक स्केलर है, उसके साथ में डायरेक्शन नहीं लगाता, लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट जो x डायरेक्शन में sx, ये वेलोसिटी ux और ये एक्सेलरेशन ax। sx इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ux इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ax इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। इसने मुझे कहा sx कितना है 16 मीटर, 16 मीटर चाहिए इसने। ux कितना था मेरे पास, इनिशियली 0 था, और साथ में हाफ ax कितना बताया इसने मुझे x डायरेक्शन में, यानी 8.0, और साथ में टी स्क्वायर तो मुझे फाइंड करना है। तो यहां से मैं इसको कट करता हूं, यह आएगा मेरे पास 4, क्योंकि 2 से 8 कटेगा, और यहां से अगर इसको मैं देखूं तो टी स्क्वायर कम्स इक्वल टू 16/4 यानी 4। यहां से मुझे पता चला t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 16 मीटर हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका बी क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम, उस टाइम पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब मुझे टाइम पता चल गया कितनी देर चली है बॉडी, t टाइम, तो मुझे फाइंड करना है sy यानी डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। y कोऑर्डिनेट यानी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार फिर मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन, और यहां पर एक बार फिर सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सभी को पता है। वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहा हूं, यानी इसके साथ y लगेगा uy एंड ay, क्योंकि टाइम स्केलर है, टाइम के साथ में डायरेक्शन नहीं जोड़ता हूं। sy मुझे फाइंड करना है, uy कितना है मेरे पास, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड था, और टाइम कितना था 2, साथ साथ 1/2। एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास y डायरेक्शन में, इसने बताया था y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितना था मेरे पास, अभी बताया 2 मीटर का स्क्वायर 4। मैं सीधे सीधे लिख लेता हूं, 2 से 2 कैंसिल आया, और मेरे पास क्या आएगा 10 2 20 प्लस 4 यानी 24 मीटर। तो जिस टाइम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 मीटर होगा उस टाइम वर्टिकल कंपोनेंट मेरा 24 मीटर होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दैट टाइम, इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहां से मुझे वेलोसिटी निकालना, सी पार्ट। इसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मुझे करना है। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालता हूं। मुझे पता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, और इस इक्वेशन से मैं वेलोसिटी निकालूंगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट विल बी रिटन vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, और vx मुझे फाइंड करना, ux 0 था, ax हमारे पास कितना था 8, और साथ में t, यानी वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास आएगा 16 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं निकालता हूं तो इसी इक्वेशन को मैं वर्टिकल के लिए लिखूंगा, vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, और vy इक्वल्स टू uy मेरे पास था 10 मीटर पर सेकंड प्लस ay था मेरे पास 2 और इंटू 2, यानी आंसर कम्स 14 मीटर पर सेकंड। तो vy इज 14 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, यानी हमें पता है v इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज आंसर कम्स 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 14 का स्क्वायर है 196, 52 मीटर पर सेकेंड, और ऑन सॉल्विंग इट कम्स 21.36 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 2 seconds. So this way we will solve the questions using concept of vector resolution. I hope you got this concept very well. This is all about today's class. Thank you for watching. Have a good day.